तो कैपिटल बजटिंग बेसिक्स और कैपिटल बजटिंग में हम लोग ये काम करते थे कि हमको डिसीजन लेना था कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगा और उसको करने की कुछ टेक्निक्स थी, कुछ मेथड्स। उसमें से पहला पढ़े थे हम पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में होता क्या था यार? अर्लियर जिसमें पैसे जल्दी रिकवर होगा वो प्रोजेक्ट करेंगे। और पे बैक पीरियड निकालने के तरीके थे, या तो हर साल का कैश फ्लो एक जैसा दिया रहेगा, फॉर्मूला लगा लेंगे, और नहीं दिया तो जोड़ जोड़ के कर लेंगे, ठीक है। पर वो जो मैं लिख रहा था ना, एनुअल कैश इनफ्लो, उसको हम प्यार से बोलते CFAT। तो वो CFAT निकालने का तरीका होता है। और CFAT कैसे निकाला जाता है? तो मैंने कहा था सेल्स माइनस खर्चे। CFBT को मैं क्या बोल सकता हूँ? CFBT मतलब यार सेल्स में से सारे खर्चे माइनस हुए हैं, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, और टैक्स। तो पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, मजबूरी थी, और फिर तो पता है कि यार टैक्स माइनस करना हो तो डेप्रिसिएशन। क्या CFAT सिर्फ CFAT निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है? हाँ अभी आया, वही तो पढ़ रहा था मैं सिर्फ CFAT निकालने के लिए क्वेश्चन आया था इस अटेम्प्ट में, कैलकुलेट CFAT। तो सर ऐसा कुछ कर सकती। भाई आगे बढ़, अभी मैं कोई एग्जांपल सेट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पे बैक पीरियड, कल जाते जाते एक डिस्कशन हुआ था कि पे बैक पीरियड हमेशा सही नहीं होता, कुछ कमियां, और उस कमियों की वजह से एक आया का नाम रहा, मतलब मेथड नंबर 2 पढ़, मेथड नंबर 2 का नाम काउंटिंग रिटर्न। और मैंने कहा था इसको प्यार से ARR अकाउंटिंग ऑफ रिटर्न। क्या कहा आपने? ओरिजिनल नहीं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही बोल लिखवाया था मैंने कुछ। इसको प्यार से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो दोनों ही नाम एक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ। एग्जाम्पल से बात करेंगे। दो प्रोजेक्ट है A और B, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 लाख, और इसका भी 1 लाख। कभी ऐसा हो सकता है कि पैट और CFAT एक जैसा हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ करते हैं तो CFAT आता है ना आपके पास, एक बार चेक कर लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का स्टेटमेंट हमको मालूम है, उसमें कुछ ऐड या लेस करते हैं तो CFAT आता है। डेप्रिसिएशन ऐड है ना, अगर डेप्रिसिएशन नहीं है पिक्चर में तो पैट और CFAT एक जैसा आ सकता है, ठीक है ना। अभी और पूछूं, अभी 1 लाख हो गए हैं। मैं कह रहा हूं मान लो CFAT और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही CFAT है, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पहले साल 5वें साल 5 साल का प्रोजेक्ट, 50,000, 50,000, 80,000, 1,20,000, 20,000,
पैसा कितना लग रहा है प्रोजेक्ट ए में? 1 लाख आएगा। ऐसे बता सकते हो कितने साल में रिकवर हो जाएगा? 2 साल में 50 और 50 1 लाख। इसका पे बैक पीरियड बोलो तो 2 साल प्रोजेक्ट। 5,000 चेंज करो। 40,000 40,000, यहाँ कितना लिख? 20,000। इसका पे बैक पीरियड कितना? 3 साल। और यहाँ 2,10,000, 2,05,000। कौन सा प्रोजेक्ट? पे बैक पीरियड के हिसाब से कौन सा लग रहा है? ए, क्योंकि इसमें पैसा कितने साल लग रहा है? 2 साल। और इसमें पैसा 3 साल। लेकिन अगर बात के कैश फ्लो को देखो, यहाँ 1,20 और कितना 80, 1,20 और 70, और यहाँ देख लो 2,10,000 सीधा, और यहाँ 2,05,000। इस हिसाब से ये लग रहा है ना कि ये ज्यादा अच्छा है। पे बैक पीरियड के साथ समस्या क्या है? समस्या वो इसके बाद के कैश फ्लो को भूल जाना है, बाद के कैश फ्लो को इग्नोर कर रहा है, यहाँ के कैश फ्लो को। और ये कैश फ्लो हमारे लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यार इसको भूल सकते हो, आप इसको भूल नहीं सकते। पे बैक पीरियड के साथ प्रॉब्लम थी। पिक्चर में आया ARR। ठीक है, तो अभी आप लिखोगे विच प्रोजेक्ट should be accepted first payback period और सेकंड ARR। हम टाइम पास नहीं करेंगे ना, पे बैक पीरियड हमको दिख रहा है, उसमें बिल्कुल टेबल वेबल नहीं बना रहे, इतना टाइम नहीं है। पहले बात किस करें हम? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड की बात करोगे तो प्रोजेक्ट ए का पीरियड कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2 साल। 2 साल। और हम प्रोजेक्ट बी की बात करें तो कितना दिखाई दे रहा है भाई? 3 साल। तो पे बैक पीरियड के हिसाब से कौन सा अच्छा? ARR। ARR कहता है यार सुनो ना यार, आप परसेंटेज में निकालो। मैं ARR का पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इंटू 100। सबसे पहले बात करेंगे एक ही, वो क्या कह रहे हैं। का ये कहना है कि यार आप ये बताओ कि कितने परसेंटेज की कमाई हो रही, पहले साल कितने परसेंटेज की कमाई हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता है? रिटर्न ऑन इक्विटी याद करो, हमने किया था रेशियो में, पर फिर भी नहीं भी किया था तो बोलो कितना कमा रहे हो? 50,000। 50%। दूसरे साल 50, तीसरे साल 80, फिर 120 और फिर 70। पर मुझे एवरेज परसेंटेज चाहिए। एवरेज 5 से डिवाइड कर दो। तो सर परसेंटेज को 5 से डिवाइड कर दे कि इनको 5 से, इन्हीं को 5 से डिवाइड कर दो ना। तो इनको 5 से डिवाइड करके बताओ कि ऑन एन एवरेज कितना है। सबको 5 साल तक का टोटल ले रहा हूं। तो 74,000 कमा रहा है सर, हम कितना लगाकर? 1 लाख। परसेंटेज में लगाना है तो इंटू 100। आंसर कितना जाएगा? 70। क्या इसमें पूरे 5 साल के प्रॉफिट को कंसीडर किया? यस। ऐसे हम प्रोजेक्ट बी की बात करें, 1 लाख।
1,03,000 इंटू 100, 103%। तो बोलो कौन सा अच्छा है? बी। इसका ARR ज्यादा है। ARR का फुल फॉर्म क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और एक फुल फॉर्म अकाउंटिंग रेट। टोटल मिलाकर मेथड्स की हमारी 6 में सारी मेथड्स में CFAT यूज, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सिर्फ इस मेथड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम ही इसका, हम अकाउंटिंग के हिसाब से चल रहा है, और अकाउंटिंग में सिर्फ इस मेथड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज किया जाएगा। बाकी सारी मेथड्स में हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स यूज करेंगे। हेलो, सिर्फ ARR मेथड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। सर ये पूछता कि ये नहीं पूछता, ये बिल्कुल भी नहीं पूछता, ठीक। तो सर इस बार के पेपर में तो इसलिए नहीं पूछा था, ठीक है। NPV पूछा है, पे बैक पीरियड पूछा है, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड पूछा, पर ये नहीं पूछा। और CFAT निकालो ये भी बोला। पेपर देखोगे तो। हाँ जी। थर्ड मेथड। सर इसमें कुछ लिखवाना, कुछ नहीं लिखवाना उसमें कुछ। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट NPV। पहले मैं NPV करवा रहा हूँ, फिर मैं डिस्काउंटिंग पे। NPV, NPV मीन्स नेट प्रेजेंट। ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें पक्का पक्का पूछे। कॉन्सेप्ट भी है और शॉर्टकट भी है। पहले कॉन्सेप्ट। काम, ठीक, ये बनाओगे तभी। और इन लोगों ने तो खूब राम बनाए हैं सब। और ये क्या है, देखूं तो रिवीजन कैसे चल रहा है? बिल्कुल सही, रिवीजन चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है मैं सोचा था कि बिल्कुल पढ़ते नहीं बैंक। ऐसी पढ़ाई चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। मैं बनाऊं और आप बता दो कि क्या बना। हाँ हो गया, बैंक हो गया। अब यार राम क्या सोच रहा है मालूम? राम ये सोच रहा है कि क्यों ना यार मैं प्रोजेक्ट में लगाऊं। राम ये सोच रहा है किसी प्रोजेक्ट में, बिल्कुल अभी अभी एक बार देख लो उसके बाद आराम से। प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। और प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगने वाला है? तो प्रोजेक्ट में पैसा लगने वाला है 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए लाए तो कहां से लाए? 1,00,000 रुपए तो यार है नहीं है। तो राम सोच रहा क्यों ना यार बैंक से उधार ले लिया जाए। तो बैंक से कितना उधार लेने का सोच रहे हैं हम लोग? 1,00,000। क्या बैंक फ्री में उधार देगा? नहीं। तो बैंक ने कहा कि आपको ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल कितना लग रहा है, तो इस कैपिटल का कॉस्ट पड़ेगा। तो प्यार से बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक चैप्टर आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले कि सर ये निकलता कैसे है, ये निकलता कैसे हमारे अभी काम के लिए,
केडी वेडी जो भी होगा, अभी मेरा बैंक जो बैंक है बोलता है ये जो कैपिटल है ना, इसको मैं कैपिटल बोल दूं कि हाँ सर कैपिटल बोल, इसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल। और इस कैपिटल का सर आप इंटरेस्ट बोल सकते हो ना, हाँ जी इंटरेस्ट। तो बोलो बैंक वाला मुझसे कितना लेगा इंटरेस्ट का, कोई भी एक रेट ले लो सिंप्लिसिटी के लिए 10%। तो सीए लोग इतना बता दो, मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और बैंक पूछेगा भी नहीं कि कहाँ लगाने वाले, और बैंक पैसे दे देगा, ऐसा होता है? नहीं, ऐसे तो नहीं होता है कि हाँ कुछ भी आपको पूछेगा ना पैसे कहाँ लगाओगे। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बिजनेस में लगाऊंगा, बोले कौन से बिजनेस में लगाऊंगी जरा हिस्ट्री बताओ। तो मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप का बनाया, ठीक, याद रखना एनपी भी काम आने वाला है। और मैंने कहा सुनो बैंक, अब मेरी बात समझो, मैं लगाऊंगा आज पैसा, आज को मैं बोलूंगा 0 रुपये। और मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला साल जब 1 साल खत्म होगा ना, तो मेरे पास आएगा 40,000 रुपए, वो पूरा मैं जो भी आएगा मैं आपको दे दूंगा। बोले पैसे कैसे चुनाव, बोले मैं खुद के लिए कुछ नहीं रखूंगा, 40,000 CFAT है, 40,000 सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे बैंक वाले का छोड़ के, कितना आएगा 40,000, और ये 40,000 मैं आपको दे दूंगा, जितना भी एक पैसा भी अपने पास। बोले दूसरे साल आएगा सर 50,000 रुपए, ऐसा अनुमान है, बोले ये भी मैं आपको दे दूंगा। और बोले तीसरे साल आएगा 60,000 रुपए, और जो आपका बनता है मैं दे दूंगा। उसके बाद अगर मेरे पास बच गया तो बच गया। अब बैंक सोच रहा मुझे मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, बोलो पहले साल कितना है, बैंक वाले से कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 लाख। बैंक वाला कितना, मेरा जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, पहले साल कितना आएगा 40, फिर 50, फिर 60, टोटल कितना हो रहा है, वापस कितना करना है 1 लाख कुछ। क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए मुझे, ये लोग हो आप लोग, हाँ इंटरेस्ट भी देना, ओहो सॉरी सॉरी, 10% पर एनम है ना, हाँ पर एनम ही होता कुछ ना मिला। एक एक बात पूछूं, एक बात सिंपल, इन तीनों का जोड़ अगर 1,05,000 आता है, मन से बोल रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ लिया और 1,05,000 आएगा, तो क्या मुझे प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि बैंक वाले को 1 लाख नहीं देना भैया, उससे ज्यादा देना है। मेरा पहला सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना बता, करिए हिसाब किताब। पहले साल कितना आया, 40,000 आया, आया मतलब प्लस लिख दो, बैंक वाले को भी तो देना था, 40 के 40 दे दूंगा, पर बैंक वाले से 1 साल बाद पूछूंगा ना कि भैया कितना रह गया आपका। बैंक वाला, मैंने कहा बैंक वाला अभी 40 नहीं दे रहा हूँ, अभी मिटा देता हूँ, 40,000 नहीं दे रहा हूँ, अभी बताओ 1 साल हो गया ना, तो बताओ कितना पैसा बचा है मुझ पर, कितना उधार हो गया टोटल मिलाकर विथ इंटरेस्ट, 1,10, 1,10। तो मैं अभी सब किताब, यार बैंक वाले को देना 1,10, और इसमें से मैं कितना दे दूंगा 40, बचा कितना 70, ये अभी बाकी है, ठीक है। दूसरा साल कितना आया 50, मैंने कहा बैंक मैनेजर आप बताओ कितना बाकी है, पहले पूछ तो लूं, अब कितना बाकी है, सुनो पिछले साल 70,000 ही बाकी था, अब बताओ कितना बाकी है, 77,000, 80 क्यों, कसम से मालूम है बैंक वाला तो कहेगा अभी ले जाओ लोन यार, अभी है कहाँ से 70,000, और इसी पे लगेगा ना यार, 1 लाख पे क्यों लगेगा, हाँ सही बोल रहे नहीं मैं तो ऐसा देखता हूँ, उस पर मत जाओ आप बता दे, 70,000 आउटस्टैंडिंग, 10% ब्याज, तो कितना आउटस्टैंडिंग बचा, उसमें से कितना दे दिया, बोलो कितना, 27, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लास्ट में कितना आएगा
60,000। देना कितना बैंक वाले को? 27,000 प्लस 10%, 29,700 का पेमेंट। और आएगा कितना मेरे पास? 60,000। तो बोलो कितना? 30,300 बचा। इसको कुछ नाम दिया जाता। अच्छा एक बात, 30,300 जो बचा है, मैं आपसे एक बात, क्या बैंक वाले को पूरा पैसा जा चुका है? हाँ। क्या उसका प्रिंसिपल भी रिपेमेंट कर चुका हूँ? क्या उसका इंटरेस्ट भी माइनस कर चुका हूँ? हाँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो आता ना भाई, इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं होकर आता। फाइनल लेवल पे बच्चों, इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक जब आप ऐसे करते हो ना तब इंटरेस्ट माइनस होता, बाद में होता। ठीक है। अभी कितना बचा? 30,300। इसका नाम लिखना पड़ेगा, 300 का नाम। एक पैसा कब बचा? आज की 3 साल बाद। पैसा कब बचा? 3 साल बाद। को बोला जाता है नेट वैल्यू। नेट वैल्यू। हाँ ये बचा 3 साल बाद। क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? हाँ भाई, बच रहा ना पैसा, और क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, ये जो पैसा बचा है ये तो 3 साल बाद बचा है। पैसा तो आप आज लगा रहे हो, क्या इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते? प्रेजेंट वैल्यू 30,300 का डिस्काउंटिंग करो यहाँ 0 पीरियड। कैसे करते थे हम? 10% से डिस्काउंटिंग करो, 1.10 पावर 3 ऐसा करते थे। तो डिस्काउंटिंग किया आपने, कितना आ गया? 30,300। गलती से मैं 30,000 लिख दिया, गलती से लिख दिया। बोलो कितना आ गया? 2276.5 ले लेते। इसका नाम बोलो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। नेट प्रेजेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक क्या सर? हम जब भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते, उससे जो पैसा आता है उसमें सब कुछ घटाने के बाद बैंक वाले का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी माइनस करने के बाद, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ रहे हो ना, ये भी माइनस करने के बाद, प्रिंसिपल भी देने के बाद, जो 3 साल बाद पैसा बचा उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो इसका क्या आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? यस। वैसे यही डिसीजन हो सकता था, पर ये निकलवाता है हिस्ट्री। अब कैलकुलेटर, तब कहानी छोड़ो। आप कितना पैसा लगा रहे हो? 1 लाख। पहले साल कितना आ रहा है? 40, फिर 50, फिर 60। कैलकुलेटर में लिखो 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस 50,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस 60,000 तीन बार इक्वल टू एम प्लस एम आर सी माइनस 1 लाख। ये आया 22,765। यही आएगा। क्या ये पहले किया हुआ है? ढंग से करवाया हूं मैं। कैसे आया, क्या आया? ये एनपीवी निकालने का था। एनपीवी सुनो, ये सब कहानी नहीं भी बताता तो भी काम हो जाता। सर जिस जो आप जो कैलकुलेटर बोले हो, अभी जितना स्पीड से बोल दी वो समझाओगे कि मैं समझाऊंगा? बहुत प्यार से समझ। अभी ये तो समझ में आया ना, इस रूट से तो समझ में आ गया ना। ये लिखना जरूरी, ये है मेन कॉन्सेप्ट एनपीवी। फिर हम आगे सर हम ऐसे बनाएंगे कि एग्जाम में ऐसे नहीं बनाए, एग्जाम में तो किसी दूसरे तरीके से बनाए। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि ये खर्चे सबके सब खत्म हो गए। ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगर ये नेगेटिव आता तो नहीं कर सकते। मतलब एनपीवी पॉजिटिव है तो इन्वेस्ट करें, एनपीवी नेगेटिव, प्लीज ये जैसे भी बना सकते हो बना लो, काम आएगा ये आज नहीं।
इंटरेस्ट को कई बार डिस्काउंटिंग रेट भी लिखा, ये डिस्काउंटिंग रेट। हाँ जी, एनपीवी का एक फॉर्मूला होता है, लिखवाऊंगा थियरी के साथ में, पर अभी इसी क्वेश्चन के साथ, पीवीसीआई माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। पहले साल कितना पैसा आ रहा है, पहले साल बताओगे? 40,000। ये कब का वैल्यू है? एक साल बाद का। उसको मुझे एक साल से डिस्काउंटिंग करना है, तो कैसे करते थे? 1.1 तो पावर 1, फिर कितना आ रहा है? 50,000। 1.1 तो पावर 2, फिर कितना आ रहा है? 60,000। ये कब आ रहा है? 3 साल बाद में। 1.1 तो पावर 3। ये जो पैसा आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू किया, और 1 लाख रुपए जो जा रहा है वो तो आज ही का है, माइनस 1 लाख सीधा कर लेंगे। और इसको मैंने कैलकुलेटर से बताया था कि कैसे करना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यूज है। कैलकुलेटर में हम करते थे 40,000 डिवाइडेड बाय 1.1 एम प्लस, 50,000 इक्वल टू एम प्लस करते थे। 50,000 फिर कितने बार इक्वल टू? बार इक्वल टू एम प्लस। ये 60,000 बार इक्वल प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल बस क्या कर दी तक। हाँ, क्या ये शॉर्टकट काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। कि हमने वाईटीएम मेथड में बहुत ज़्यादा किया, और आगे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? पहले भी उतना ही था। 2, 2, 5। बस इतना बता दो, एग्जाम में हमको ऐसे करना है, ये वाला कर, ऊपर वाला तो टाइम पास खत्म, आखिरी बार पढ़े उसको, अब उसका यूज नहीं होगा, यूज तो इसी का होगा। टीवी
कभी कभी ऐसा भी करना पड़ सकता। कुछ बोलते थे, काउंटिंग रेट तो 10% है, इसको बोलते थे डिस्काउंटिंग फैक्टर। हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये कैसे निकलते हैं? 1/1.10 इक्वल टू इक्वल 909 फिर इक्वल टू 826 फिर 751। हाँ टाइम वैल्यू जरूर था। रेडी पावर भी आएगा, अभी सब सारी चीजें रिवाइज होगी। इसलिए तो मैं पहले कैपिटल बस्टिंग करवाता हूँ, टाइम वैल्यू अब मनी के बाद ना मुझे बड़ा इजी हो जाता है ये सब। आप बहुत इस पेपर अब थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा। बताओ कितना आया? वो नहीं आएगा इस बार तो। डबल 3। कौन सा एक्यूरेट? ये वाला। इसमें तो आपने राउंड ऑफ कर रखा है, एग्जाम में कैसे करोगे? फैक्टर्स दिया रहता है, तो गलती से भी ये मत कर देना, क्योंकि ये आंसर सभी की आंसर शीट में होगा, सभी के आंसर शीट में यही वाला होगा। आपकी में भर ये वो काट देगा, वैसे तो नहीं काटना चाहिए, पर अगर फैक्टर्स दिया है तो आपको यही यूज। ये मैंने आपको पहले भी बताया, फैक्टर्स दिया है तो आप फैक्टर यूज। तो थोड़ा बहुत बातें लिख लें, थोड़ा सा थियरी। एन इज एक्सेस ऑफ present value of cash inflow वह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। अगर सिंपल लैंग्वेज का फॉर्मूला है क्राइटेरिया। अच्छा एक बात बताऊं, दो प्रोजेक्ट है मान लो, दो प्रोजेक्ट है, ध्यान से समझ। दो प्रोजेक्ट है ए और बी, एक में एनपीवी आ रहा है 10,000, एक में एनपीवी आ रहा है 12,000। तो कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए? एनपीवी ज्यादा? नहीं, एनपीवी ज्यादा होना चाहिए, कमाई ज्यादा। एनपीवी मतलब कमाई ज्यादा। और अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो एनपीवी क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग प्रोजेक्ट है, अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो एनपीवी शुड बी हायर, और अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो एनपीवी शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना। उसको बोला जाता है, एक का नाम लेता हूं मैं सिंगल प्रोजेक्ट। एनपीवी शुड बी पॉजिटिव। का नाम होता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए
मतलब एक को एक्सेप्ट करेंगे तो एक का ऑटोमेटिक रिजेक्शन है, दोनों में से कोई एक। एनपीवी शुड बी आया। अगर है हिम्मत तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया ना, दिल खुश। कॉन्सेप्चुअल है ना। फाइनल में पूछूंगा तो अभी पूछ ले। अगर एनपीवी 0 आ जाता तो क्या ये मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए? टाइम। देखो बेटी, बहुत सारी चीजें हैं। मैं पैसा उठा रहा हूँ बैंक से, कितने परसेंट पे? क्या मुझे पक्का देना है या फिर रिस्क है, कम ज्यादा हो सकता है? बैंक कब बोल सकता नहीं ज्यादा दे देना, कम दे देना, ऐसा नहीं। मुझे तो 10 देना ही है। ये पक्का आएगा क्या? तो एस्टिमेशन है। तो क्या बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप? बैंक से पैसे उठा रहे हो और इधर लगा रहे हो, इधर तो रिस्क है भाई, और आप जो पैसा दे रहे हो वो तो आपको दे नहीं देना है, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? इट मीन्स कभी भी हम जब 10% है ना, तो हम डिस्काउंटिंग रेट 10% नहीं, मतलब मैंने बैंक से कितना उठाया 10% पे, तो मन ही मन मैं 10 नहीं लेता, इस रेट को मैं एडजस्ट कर देता हूं, जिसका नाम होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। अभी यहाँ नहीं, वो फाइनल में है। हम रेट कभी भी, मैंने अभी क्या मान के चल रहा हूँ, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है 10, मैं मन ही मन अपने मन में इसको 15 ले लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा लेके चलता हूँ। इसमें जो रिस्क है ना, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा ले लेता हूँ। तो डिस्काउंटिंग ये 10 से होता ही नहीं है, ये 10% से नहीं होता, मैं अपने हिसाब से 15-15% करके कर देता। ठीक है भाई, रिस्क है तो रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए, तो मैंने 15 ले लिया। और अगर एनपीवी 0 आया, मतलब समझ रहे हो इसको? मालूम है 15% को और एक शब्द बोल रहा हूँ। 15% का नाम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या लग रहा है शब्दों से, क्या लग रहा है? रिक्वायर्ड, मुझे इतना चाहिए। मुझे कितना चाहिए? 15। अगर मैं 15% का इंटरेस्ट माइनस करूं और उसके बाद मेरे पास यहां 0 बचा, अब सोच के बताना, आराम से सोच। आपको कितना चाहिए मैम? 15। मैंने कितना माइनस किया? 15। उसके बाद कितना बचा? आपको जो चाहिए दिया ना। आपको तो 15 चाहिए था, मैं तो दे रहा हूं। यहां मैं 10 नहीं, मैं मान रहा हूं यहां 15% से इंटरेस्ट माइनस हुआ है। अगर ये 15% से इंटरेस्ट माइनस होने के बाद 0 बचा, तो बैंक वाले को जितना देना था दे दिया, बैंक वाले को 10% देना था दे दिया, उसके अलावा 5% जेब में भी रखा, उसके बाद 0 बचा है। तो यार तो करना चाहिए। तो एनपीवी निकालते समय जनरली ये यूज नहीं होता 10%, ये तो समझाने के लिए, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए एनपीवी 0 आता ना तो भी एक्सेप्टेबल है। तो सर आज तक कब आया? आज तक सी एंटर के किसी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं, तो टेंशन वाली बात, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा। ठीक है, पॉजिटिव है। कभी ऐसा आएगा ही, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं इंटर में जिसमें 0 आ रहा है एनपी, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो नेगेटिव है। ओके सर, चले आगे। तो कितनी मेथड पढ़ा है अभी हमने? एक पढ़ा पे बैक पीरियड और दूसरा पढ़ा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। समझा है एनपीवी, उसका कोई एग्जांपल किया नहीं, एक एग्जांपल लेके फिर हम आगे। एग्जांपल आप करके बता दोगे, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। एग्जांपल। कॉस्ट ऑफ 5 लाख, F80। तो सर ये CFAT निकाल कर देगा क्या? यही तो खेल है, ये तो नहीं देगा। F81 4, चलो 5 साल। 80।
50। डिस्काउंटिंग कि 10% आपको अच्छे से याद है ना? मेरा अनुभव ये रहा है, कैपिटल बजटिंग में स्पेशली 10% से इतने सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन में 15% आए हैं ना, तो भी बच्चे 10 से निपटा के आ गए। तो इसलिए ना मैं एक ही एक रेट पे, और टैक्स का रेट हमारा फेवरेट कौन सा? 30%। वही करके आते एग्जाम में 30%। टैक्स का रेट 40 क्यों ना लिखा हो, तो दूसरा लिखो 15%। ठीक। और मुझे चाहिए एनपी। हाँ चल जाएगा। 6913। अच्छा एक बात बताना भूल गए आप लोगों को, आपके जो एग्ज़ाम है उसका थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी। वो रिटर्न में आएगा, लिखना पड़ेगा आपको। ओरल टेस्ट लिखना है, लिखना है, लिख 69130। इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा ना भाई। चलो ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं एनपी? 80,000 डिवाइडेड 1/5। 70,000। फाइव माइनस 5 लाख। एनपीवी कितना बोला था आपने? 68। 69 नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया एक ही बात। ठीक है। एग्जाम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। लाख 40। मान लो 3 ही साल का क्वेश्चन। पहले साल आएगा मान, पहले साल 70,000 एनपीवी।
7 4 5 एक आंसर। मुझे ज़्यादा की उम्मीद है आप लोगों को, ज़्यादा आंसर आएगी। सेवन 4 5 3। हाँ अच्छा, फैक्टर वाले से कर लो, एक बार फैक्टर वाले से भी कर लो। हाँ फैक्टर वाला याद है, मैं देखना चाहता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना आता भी है कि नहीं। थोड़ा सा अलग अंतर, आंसर अलग आएगा ना फैक्टर वाले। 0.833 0.694 और अगला कौन सा है पॉइंट, हाँ वही कुछ 5 इतना अंतर नहीं आ सकता 7453। हाँ इतना चलेगा। 7350 आपने पूरा ले लिया क्या, तीन ही लिए। 7450 7453। मैं कुछ कहना चाह रहा था ना, 7420 सबका अलग अलग है वो। पहली बात कि तीन डिजिट लेना है। 7350 फाइनल आंसर। 50 ठीक है ना। अभी सुनो मेरी बात, एक तो हो गया डिवाइड वाला, और डिवाइड वाला सच्चाई ये है कि कैलकुलेटर 70,000 डिवाइडेड बाय 1.20 तीन बार इक्वल टू एम प्लस, नहीं तीन बार इक्वल टू किया ना, एम प्लस दबा दिया है क्या, फिर से करो तो फिर 70,000 डिवाइडेड बाय 1.20 तीन बार इक्वल टू और जीटी माइनस 1,40,000। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ क्यों एम प्लस एमआरसी में डालेंगे जबकि एक एक जैसा है। तो अगर डिवाइड वाले से कर रहे तो सीधा भी तो हो सकता था 70,000 डिवाइडेड 1.20 ऐसा करोगे कितने बार इक्वल टू एक दो और जीटी प्रेस कर देना -1,40,000। फिर ये कैसे याद रहेगा, याद रहेगा भाई, अभी इतना प्रैक्टिस होना है इसमें। बट कैलकुलेटर चेंज करोगे क्योंकि जीटी यहाँ नहीं लगेगा, जीटी वर्किंग कैपिटल में भी लगेगा। फाइनल में भी लगे, फाइनल में तो बहुत ही ज्यादा लगने वाला है। चलो जो अभी से हम, ठीक है। दूसरा, अच्छा और भी पूछ लूँ, एम यू है ना, वर्किंग कैपिटल में काम है, एम कैलकुलेटर, और एम प्लस एम माइनस और एक प्लस अब्लिक माइनस का साइन। हमारे पास ना जुगाड़ नहीं था, हमारे पास कैलकुलेटर को ही हम यूज करते हैं। अच्छा, और एक बात ये है कि मैं किस पे फोकस कर रहा था, फैक्टर वाले पे। तो फैक्टर वाले को ठीक से देखना यार, एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीआई माइनस पीसीओ। तो मैंने लिखा 70,000। अब यार 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू, तो भाई 70,000 तो कॉमन हो गया। तो वो जो इंटू 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 करते सबको जोड़ सकते हैं ना, 0.833 0.694 और लास्ट में कितना था 0.579 578, तीनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ के बोलो कितना आ रहा है 2.106। इसका प्यारा नाम बोलो एन्यूटी फैक्टर। याद है यही पढ़ाया था टाइम वैल्यू में। इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर।
मतलब सर ये मतलब सब मिलाकर, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता था, अलग अलग साल। और माइनस क्या कर दोगे, 1,40,000। अब आंसर कितना आएगा, मैं भूल गया था कि 10 भी है। 70,000 माइनस 1,40,000, 7420, 7420। ठीक, एंड तक नहीं ले सकते, जो लिखोगे वो उसी से मल्टीप्लाई। ठीक, उसमें भी गलत किए थे। नहीं, अगर आप अलग अलग फैक्टर ले रहे हो, चाहे आप मिलाकर ले रहे हो, आंसर एक ही आना चाहिए। ठीक है ना, आंसर चाहे आपने अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हो, उसी को तो जोड़ के यहाँ मल्टी लिखा है ना यार, तो आंसर कैसे हो सकता है, आपने पूरा फैक्टर लिया होगा ना पूरा। चलो ठीक है, हो जाए फिर तो, ये तो कैसी बात हो गई, 70,000 इंटू 0.833 एम प्लस, फिर 70,000 इंटू पॉइंट एम प्लस, फिर 70,000 इंटू 0.578 एम प्लस एम आर सी माइनस 1,40,000 7350। ये गलत टोटल मारा है जिसने भी मारा है, कर लो टोटल, 0.833 प्लस 0.694। अब आंसर आ जाएगा। अब 7420 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। हे भगवान, हम ये लोग क्या कर रहे हैं, 7350। ठीक है फाइनल। अच्छा इसका टोटल कैसे मारते हो ये तो बता दो। 1 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल टू टी। हाँ इक्वल टू एम प्लस, पर भाई साहब 15 साल का मांगेगा तो फिर दिक्कत है ना यार। चलो जी, बस। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं आपको पीवीसीओ दे दूं, अगर मैं आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू दे दूं, पीवीसीआई दे दूं, तो आप बता सकते हो एनपीवी क्या है। आपको फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं, मैं सब मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ। अब पूछूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, तो एनपीवी निकालोगे, फटाफट से आंसर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ, आराम से समझ, बस लिखना नहीं है, बस सुनना, कुछ समझाने की पहले सुन लेना, फिर आराम से लिख। कहता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे आंसर देना कौन सा प्रोजेक्ट करना है। ए और बी, मान लो दो प्रोजेक्ट है, मान लो इसमें 1,00,000 रुपया लग रहा है और इसमें 10,00,000 रुपया लग रहा है, बात नहीं, 1,00,000 इसमें 2,00,000, पीवीसीओ। और मैं पीवीसीआई भी दे देता हूँ, पीवीसीआई मतलब जो पैसा आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। इसमें पीवीसीआई कितना है, 2,00,000, और इसमें कितना आ रहा है, 12,00,000। तो एनपीवी निकाल सकते हो क्या, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, एनपीवी कितना है इसमें 1,00,000, और इसमें एनपीवी कितना है 2,00,000। कौन सा प्रोजेक्ट करें। गलत लिखवा दिया था कि एनपीवी जिसमें हायर है। कौन से प्रोजेक्ट है, चलो कोई बात नहीं, अभी फिर से समझ। इसमें पैसा कितना लग रहा है, कितना आ रहा है, इसमें कितना लग रहा है, कितना आ रहा है, इसका एनपीवी 1,00,000, इसका एनपीवी है 2,00,000।
कौन सा प्रोजेक्ट करे? पीना यार, एनपीवी हायर क्या वो कर रहे हो आप लोग यार? जिसका एन उस यहाँ एनपीवी नहीं लिखा, एनपी। अब बोलो, अब कौन सा करोगे? पी करोगे ना यार, जिसका एनपीवी ज्यादा है। क्या हो गया आप लोगों को? अभी बताया एनपीवी, मैंने लिखवाया भी है, जिसका एनपीवी ज्यादा है। ठीक है, अब दिल की बात करते। लगा कितना रहा है? आ कितना रहा है? 2, मतलब डबल है ना, डबल आ रहा है। लगा कितना रहा है? 10 आ रहा है, 12। जितना लगा रहा है उससे 1.2 टाइम्स। समझ रहे हो ना, रेशियो तो यार पड़ा हुआ है हमारा, 1.2 टाइम्स। क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? ए दिल क्या बोल रहा है? ए एनपीवी क्या बोल रहा है? क्या एनपीवी सही मेथड है? पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि उसमें भी ये चीजें इग्नोर। तो और एक मेथड है जिसका नाम है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बोलता भैया रेशियो निकालो। इसका रेशियो कितना आया? 2। इसका रेशियो कितना आया? 1.2। तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट अच्छा है एज पर पीआई? ए। वो भी लिखवा देता हूँ। मतलब सर ये तो बता दो कि कौन सी मेथड अच्छी है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा बताइए कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन सी मेथड यूज करोगे? एनपी। और एक मेथड ले, कौन सा मेथड है ये? मेथड नंबर प्रॉफिट पीआई। इट इज a ratio of PV PVCO। अगर फॉर्मूला में लिखना तो तेरा डिसीजन कैसे? अगर सिंगल प्रोजेक्ट, सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट है, सोच समझ के बोलना है ना। आंसर देना। फिर पैसा आ रहा मान लो 1,20,000। अब पैसा लगा कितना आ रहा है? 1,00,000। पैसा लगा कितना आ रहा है? 1,00,000। आ कितना रहा? 1,20,000। पीआई बोलो कितना? 1.2। अगर 1,10,000 होता तो क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? हाँ, जितना लगा रहे उससे ज्यादा आ रहा है। अगर 90,000 होता तो पीआई कितना था? पॉइंट। क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? नहीं। पीआई क्या होना चाहिए? कट ऑफ निकाल सकते हो, इससे ऊपर होगा तो कर लेंगे, इससे कम होगा तो नहीं। रेशियो बताओ, रेशियो क्या होना चाहिए? उस रेशियो पे हम एक्सेप्टेबल रहेगा। हाँ, पर वो मुझे रेशियो चाहिए 2:1 की, 3:1 की, 1:1 की। 1 1 1 1 1 है, मतलब 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000। ठीक है, जितना लगा रहा है उतना आ रहा है। पर अगर मैं कहता हूँ ये अगर 1,00,000 से कम है भैया, तो फिर तो पीआई 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो वैसे रिजेक्ट कर देंगे। तो पीआई क्या होना चाहिए? पीआई शुड बी ग्रेटर देन 1, या 1 या उससे ज्यादा। ऐसा भी लिखूंगा, मोर देन 1। आगे ना समझ, मुझे रोक देना भाई। मैं थोड़ा सा, मैं मुझे ना, मैं फाइनल की आदत हो गई ना, मैं भूल जाता हूँ कि, तो जहां भी ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा स्पीड हो गया।
देन और अगर प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव है, अभी आपने बताया पीआई शुड बी हायर, हायर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलते रहे। एग्जाम्पल छोटा सा, ए और बी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 लाख, और पीआई लाख, यहाँ कितना है 12 लाख। उस हिसाब से एनपीवी लाख, 2 लाख। एनपीवी के हिसाब से कौन सा बेटर है? मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, बस यहाँ लिखते जा रहे हैं हम इस पर एन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन बेटर। अब हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टाइम्स में निकलेगा, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो यहाँ कितना जाएगा 2 टाइम्स 1.2। तो लिख लेना, फॉर्मूला लिखना तो चलेगा। एस पर पीआई इज बेटर। होना चाहिए 1 और मोर लिखना। एनपीवी 0 हो तो चलेगा ना, तो फिर पीआई तो 1 होगा तो भी चलेगा फिर। वाओ, एक क्वेश्चन लिख लो। अब मैं पूछने जा रहा हूँ, बिल्कुल सावधानी से दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, सोच समझ के जवाब। हाँ, मान लो यार 1 लाख रुपए लगाया मैंने प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट है, 1 लाख लगाया, मतलब ये हो गया मेरा पीवीसी। और सर पैसे आने वाला है 1,20,000। एनपीवी के हिसाब से क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? पॉजिटिव है। और पीआई के हिसाब से क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए? एनपीवी के हिसाब से भी कर लेना चाहिए और पीआई के हिसाब से भी कर लेना चाहिए। अगर ये होता 90,000 तो एनपीवी के हिसाब से कर लेना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों? एनपीवी नेगेटिव है, दिख रहा ना यार, पीवीसीआई माइनस पीवीसी तो एनपीवी नेगेटिव है, तो एनपीवी के हिसाब से नहीं करना चाहिए और पीआई के हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो सर किसी बच्चे ने पूछा, सर इसका मतलब ये होता कि एनपीवी के हिसाब से अगर कर लेना चाहिए तो हमेशा आंसर वही आएगा कि पीआई के हिसाब से भी कर लेना चाहिए। देख लो अभी, एनपीवी के हिसाब से कब करना चाहिए? जब एनपीवी पॉजिटिव। और एनपीवी पॉजिटिव कब आएगा? जब ये ज्यादा हो। अगर जब ये ज्यादा हो तो पीआई 1 से ज्यादा ही आएगा। तो क्या सर एनपीवी और पीआई का सेम ही डिसीजन होता है? हाँ, अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो सेम डिसीजन होगा। बात समझ में आ रही? बहुत बारीक चीज है जो मैं समझाने जा रहा हूँ।
कभी भी एक्सेप्टेबल कब होगा एनपीवी के हिसाब से, जब ये ज्यादा होगा, और पीआई के हिसाब से भी कब एक्सेप्ट होगा, जब ये ज्यादा होगा। जब सिंगल प्रोजेक्ट है तो एनपीवी और पीआई एक जैसा डिसीजन। प्रॉब्लम कहाँ आती है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक है सर, ओके। तो मेरे ख्याल से देख ले लिया जाए, और कितना पढ़ चुके हैं हम लोग, शायद 4 मेथड्स पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी बज रहा है 1:15। कितने मिनट का ब्रेक? 10 मिनट बहुत। तो मेरे ख्याल से 4 मेथड हो गई। एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें 5वीं मेथड भी डाल देंगे। तो सुनो सुनो, और चीज समझाना है, बस वो भर बचा हुआ तो काम हो गए। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल, बस। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल। दिक्कत होती है बच्चे, पता नहीं आखिरी तक तो बैंड बज जाए। एक बार समझते कि क्या, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है मेरी। मान लो यार यहाँ कोई मशीन है, ठीक, यह है 0 पीरियड, और मेरा कहना है कि ये चलेगी 5 साल तक। और यार आपको कॉस्ट दिया है मशीन की, मान लो कॉस्ट दिया है 1 लाख रुपए, और सेल्वेज है, सेल्वेज समझते हो ना यार, सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू है 40,000। इसका मतलब समझते हो क्या है, इसमें बिक जाएगी, कब बिकेगी, 5 साल बाद। सेल्वेज का मतलब 5 साल बाद है। और मान लो डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 25% पर एनम, और मेथड है डब्ल्यूडीवी। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कभी नाम सुना है कैपिटल गेन टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? इंडेक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी कैपिटल गेन टैक्स क्या होता था? सर, जो मशीन आपने खरीदा था उसको आप बेच रहे हो, बेच कितने में रहे हो यहाँ, इसको बोलते हैं कि यार यहाँ बेचोगे कितना, इसको सेल्वेज वैल्यू है, सेल्स कंसिडरेशन बोल दो। याद है आप सेल्स कंसिडरेशन क्या बोलते हैं? सेल्स कंसिडरेशन। कितने में बेच रहे हो आप? 40,000। मुझे कैपिटल गेन निकालने की कोशिश करो, कितने में बेच रहे हो? 40,000। और खरीदा कितने में था? तो यहाँ से मैं 1 लाख माइनस करूंगा कि कुछ और माइनस करूंगा, पता नहीं है कैपिटल गेन कैसे निकलते हैं आपको अच्छे से। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आता है ना सर, वो माइनस करते हैं, याद है किसी को? बुक वैल्यू, इसमें से क्या माइनस करूंगा? बुक वैल्यू। कोई है जो बुक वैल्यू बता सकते? बुक वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचेगा वो है बुक वैल्यू। नहीं, 5 साल बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें साल के एंड में 23730। 2, 3। ये मैंने कल करवाया था शायद, हाँ। 23730 कैसे निकले?
और मान लो टैक्स का रेट है 20% ले, मान लो 20% टैक्स का रेट। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस मेरी बात समझना बेटे। ये बता दिया ना तो मेरा बहुत बड़ा टेंशन खत्म है। ये मशीन थी कितने की थी? 1 लाख। 5 साल हुआ। इस मशीन में क्या कहना चाहता हूँ, इस मशीन को खरीदने से, खरीदा कितने की? 1 लाख की। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे कितना पैसा आएगा? तो सर इससे जो प्रोडक्शन करोगे, उसका जो माल बेचोगे, उससे सीएफएटी तो हर साल आएगा, लेकिन लास्ट में सर मशीन को बेचने से वो भी तो पैसा आएगा। उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अभी पिक्चर में आ गया। तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 साल बाद जब मैं मशीन बेचूंगा तो कैपिटल गेन वाला, इनकम टैक्स वाला भी तो कैपिटल गेन टैक्स ले जाएगा मुझसे। क्वेश्चन है कि लास्ट में टैक्स देने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचेगा, सिर्फ मशीन बेचने पे। मशीन को बेचने पर टैक्स देने के बाद मेरे पास जेब में कितना पैसा बचेगा? मशीन बेचूंगा 40 का, बुक वैल्यू है 237, टैक्स देना है 20%। टैक्स देने के बाद मेरे पास नेट कितना हाथ में आएगा? पहला आंसर आ गया 13015। सभी का? हाँ, ये तो स्वाभाविक बात है सर, मेजोरिटी गलत कभी हो भी नहीं सकती। ओ, शॉर्टकट कैसे लगाया यार? सबके पास है ये शॉर्टकट 130। आया कैसे? मुझे तो बहुत टाइम लगता है ये करने में, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। 40,000 माइनस 23,730। बताओ कैपिटल गेन कितना आया? मैं कैपिटल गेन नहीं पूछा, मैं कुछ और पूछा था, याद है ना? मैंने कहा यार कैपिटल गेन टैक्स घटाने के बाद मेरे जेब में कितना पैसा है, ये मैंने पूछा था, है ना? 40,000 माइनस 23,730, 16270। इसका टैक्स, टैक्स बोलो। 3254। कुछ बच्चे 16,270 माइनस 20% कर दिए थे, तो शॉर्टकट से आ गया था उनका। शॉर्टकट पता है ना सबको? ये नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूँ 40,000 जेब में है। भाई क्या कहना, मैं क्या निकालवाना चाहता हूँ, सुनो सुनो सुनो। मशीन बेचा, पैसे गिन के आए 40,000, इनकम टैक्स वाला आया, टैक्स मांगा, कितना टैक्स देना है? अमाउंट बोलो। तो 40,000 में से उतना ही तो जा रहा है ना यार। मैं कह रहा हूँ कि मशीन बेचने पे नेट मेरे जेब में कितना पैसा बचेगा? आप इसमें से क्यों माइनस करोगे? आपको तो इसमें से माइनस करना है। ये सही है। 36746। काश मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर पहुंच जाए आप नेट निकाल रहे, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे, मुझे वो चाहिए नहीं। अच्छा सर, कैश, ये जो सी एफ बी टी, याद करो, सी एफ बी टी माइनस टैक्स, ऐसा कुछ बोला था, वही तो कर रहा हूं मैं। ओके, शॉर्टकट इसमें से माइनस कर, ठीक है। तो ये जो आया, ये पैसा टैक्स वैक्स काटने के बाद आया। टर्मिनल वैल्यू का मतलब प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दोगे, बंद कर दोगे, तो कितना पैसा मिले, टैक्स माइनस करना। ठीक है जी, ओके सर। तो सर इसका फॉर्मूला लिख ले क्या? वैसे कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, पर लिखना है तो लिख लो। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सेल्स कंसिडर। इसमें से क्या माइनस करो? बुक वैल्यू या डब्ल्यू डी बी। ये मान के चल रहा हूँ कि यही सिंगल ब्लॉक ऑफ एसिड पता है ना, वो सब आएगा, है ना? सब पूरा टैक्स नहीं छोड़ूंगा मैं यहाँ। आ जाएगा बुक वैल्यू। तो जो आया उसका नाम क्या रहा? कैपिटल गेन। और फिर क्या लिखेंगे? टैक्स। कभी भी मैं इसमें से माइनस नहीं,
को बोलूंगा 1 जो नाम आए टर्मिनल 2। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख एग्जाम्पल मशीन अकबी एलविस 20,000। एलविस मतलब समझ गया 5 500 डेप्रिसिएशन अब भी एसएलएम टैक्स परसेंट। एसएलएम मेथड तो यार इजी होना चाहिए, डब्ल्यूडीवी में जानता था नहीं बना पाओगे तो पहले एसएलएम से स्टार्ट करते। सेल्स कंसिडरेशन बता दिया। एसएलएम मेथड होता था, एक फॉर्मूला होता था जिसमें हम कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज डिवाइडेड बाय लाइफ ऐसा करते थे। और मुझे किसी बच्चे ने मालूम क्या बोला था, सर एसएलएम में तो मशीन की वैल्यू 0 हो जाती है। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब, आप करते रहिए। सेल्वेज ही सेल्स कंसिडर, सेल्वेज मतलब भाई कितने का बिके। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या है टर्मिनल वैल्यू? टर्मिनल वैल्यू 0 आ रहा है कि 20,000 आ रहा है? टैक्स का अमाउंट 0 है कि सैलवेज वो टर्मिनल वैल्यू 0? मैं लिख कर लेता हूँ यार। मैं सोचा कि एसएलएम बड़ी आसानी से बना पाओगे पर इसमें दिक्कत हो गई। बताओ सेल्स कंसिडरेशन कितना? और मशीन का कॉस्ट कितना है? 1,20, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना? 5 साल का 1 लाख। तो यहाँ गया 20,000। कैपिटल गेन 0, टैक्स, तो टर्मिनल वैल्यू भी ऐसा नहीं 20,000। सब 0 0 मत कर देना, तो पेपर चेक करने वाला ना। 0। ये क्या आया था? कैपिटल गेन। और ये क्या आया था? टैक्स। अब मैंने बोला था 1 - 2 करना है भाई, तो टर्मिनल वैल्यू आ गया 1 - 2। इसका मतलब ये हुआ .
एसएलएम मेथड में हमेशा बुक वैल्यू सैलवेज वैल्यू ही आएगी। भाई आप जो बोलोगे मैं तैयार हूँ। एसएलएम मेथड में हमेशा जो सैलवेज वैल्यू है वही बुक वैल्यू आएगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सर एसएलएम मेथड में हमेशा टैक्स जीरो ही आएगा। बोलना नहीं चाहते पर बोलना पड़ेगा यहाँ। हाँ सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो सैलवेज है वही टर्मिनल वैल्यू होगी। हाँ, तो इसका मतलब सर ये वर्किंग नोट नहीं भी बनाते और सैलवेज को ही टर्मिनल बोलते तो काम हो जाता है ना। जरूरत पर अगर सर हमारा दिल नहीं मान रहा है तो बना भी लिया करो, ठीक है, आपके दिल पर। मेरे ख्याल से ये आंसर देने में कॉन्फिडेंस नहीं था। और एक एग्जांपल दे उसमें कब 1,20,000 सैलवेज 20 लाइफ 500 एक्स 3%। 20% पर है ना। एसएलएम ले लो। कैपिटल गेन नहीं, उस हिसाब से टर्मिनल वैल्यू कितना आएगा। करना यार, कैसे कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। मुझे टैक्स नहीं, मुझे टर्मिनल वैल्यू चाहिए। 20,000 बना दूं या फिर कर लिया आप लोग। पर फिर मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी करूंगा। सेल्स कितना, सेल्स कंसिडरेशन नहीं ना यार, माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऐसा था कि कॉस्ट में से क्या माइनस कर देते, 5 साल का डेप्रिसिएशन। बताओ 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। क्यों मैडम सैलवेज माइनस नहीं होगा, पहली बात हुई थी यार, कल ही बात हुई थी कसम से कि रेट दिया है तो सैलवेज माइनस नहीं हो। 24,000 20,000 और कितने साल, 5 साल। मतलब बुक वैल्यू जीरो है ना, कैपिटल गेन आएगा, कितना आएगा 20,000। अब बोलो डब्ल्यूडीवी कितना अच्छा था 20,000। तो टैक्स भी आएगा फिर तो। टैक्स कितना आ गया 30%। अच्छा लग रहा है अभी मुझे। क्या मेजोरिटी सही हो हमेशा ये जरूरी है, नहीं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 14,000। फिर से बोलूं वही जो पिछले एग्जांपल में बोला था, का मतलब कि एसएलएम मेथड में हमेशा टैक्स जीरो आता है। नहीं नहीं नहीं। तो प्यार से क्या करेंगे, प्यार से बना लेना भाई, रट नहीं सकते किसी भी चीज को। और आईसीएआई को पता नहीं ये चीजें पता है, और वो यही उठा कर दे देता है, ऐसा कोई भी एग्जांपल दे देगा आपके होश उड़ जाएगा कि क्या हुआ है करके। मेरे ख्याल से फिल्म वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वापस डब्ल्यूडीवी पे उससे एक बार प्रैक्टिस। और सर उसमें भी गलती करवाओगे कि हाँ जी वही करवा रहा हूँ आपसे। और सर ये हमसे हो रहा है कि आपसे नहीं हो रहा, ये सभी से होता है। हे भगवान।
इस बार कसम खाओ कि अब गलती नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसा आंसर सही वाला आएगा सबका, एक जैसा आया तो था। कॉस्ट ऑफ 2 लाख सर्विस 20,000 5 साल X% पर है ना, WD मेथड चलो 50% क्वेश्चन में कर चुका हूँ। सेल्स कंसिडरेशन 20,000। हाँ हाँ, मैं तो चाहता हूँ ज्यादा आंसर आते ना, अच्छा लगता है मुझे। 27,460 10508 11761 14507। ये आंसर तो बनता ही है ना। कैपिटल गेन की सिंपल से क्वेश्चन है। का कहना टैक्स तो लगेगा नहीं, पर टैक्स सेविंग भी तो होगा। अच्छा ये तो सर कल बताए थे, मैं तो एग्जाम दे रहा था हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? 242549। ये फाइनल आंसर चाहिए ना, 7 लोग हैं। अच्छा 22 714 42,000 है क्या? आओ देखे, इतने सारे आंसर, मुझे ज्यादा की उम्मीद थी पर इतने ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। माइनस क्या करूंगा, बुक वैल्यू कितना, 25 मतलब 0.75 इंटू 2 लाख, 1 2 3 4 5, ये आ गया 47461। बुक वैल्यू, ये तो बुक वैल्यू निकला, बुक वैल्यू निकला है अभी काम। अभी आ गया हमारा कैपिटल गेन नहीं हुआ भाई, कैपिटल लॉस हो गया। तो 20,000 -47461, तो ये आ गया सर
27,461 और कैपिटल लॉस पे टैक्स देना पड़ेगा क्या? इनकम टैक्स वाला हमको देगा पैसे, पर टैक्स सेविंग्स होगा। ये लॉस है, कहीं ना कहीं दूसरी मशीन को बेचने से गेन हो रहा होगा, तो उस पर टैक्स सेविंग्स। टैक्स सेविंग्स, तो टैक्स सेविंग्स कल ही मैंने कहानी सुनाया था इसकी, है ना। टैक्स सेविंग्स होगा, और टैक्स सेविंग्स कितना परसेंट होगा? टैक्स सेविंग्स होगा 20%। 27,461 का 20%, 5,492। हाँ, ये तो पैसा आ ही रहा है भाई, और ये भी तो पैसा बच रहा है मेरा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टर्मिनल वैल्यू। अब की बार 1+2 होगा, 1 - 2 के आ गया 25,492। अब बस इतना बताओ क्या क्या सोचा था पहले, मतलब ये मत बोलना कि ये गलत निकाला था। ये कैपिटल लॉस, कुछ बच्चों ने कैपिटल गेन करके, हाँ इन्होंने कहा यार लॉस हो रहा ना, जीरो, कोई टैक्स नहीं, तो उन्होंने 20,000 निकाल दिया। लेकिन कल मैंने डिस्कस किया था ये बात, और आपने सिर्फ इसका जवाब दिया था। नहीं, मुझे यहाँ तक पहुंचना था। अच्छा, हाँ ये तो बताए थे। 20 का 25, 25 का 20। हाँ, ठीक है, एक बार यार एक एग्जांपल लेते हैं, और पूरी उम्मीद से कि यार सबका एक जैसा answer। मेरा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है। लास्ट एग्जांपल, अगर सबका एक जैसा आंसर आ, तो थोड़ा भी नहीं घुमाओगे ना, थोड़ा भी नहीं घुमाने वाला हूँ, ठीक है, सीधा सीधा। चलो, और ये एग्जांपल लिखने के बाद ना कोई मुझसे कुछ बोलेगा नहीं, मान लेना कि मैं साइंस का टीचर हूँ। फर्स्ट मशीन है 4 लाख। टैक्स का कर ले 35%। साइंस का टीचर, कुछ भी करो, गुना भाग चीटिंग वीटिंग सब अलाउ है। Always। मेरा मानना है कि मशीनरी बिकेगी नहीं, जो भी वो मेरा लॉस ही है।
4 5 ठीक है ना। सही होगा, इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं आखिर। पहले 0 लिया, बुक वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 4 लाख, 1 2 3 4 5 131072। ठीक है, तो 131072 आपका कैपिटल लॉस है। टैक्स सेविंग कितना है 35%। 45875 4587। बुक वैल्यू कैसे निकालते हो आप, ऐसा करके मैं ऐसे निकालता हूँ 0.8 इंटू 4 लाख, 1 2 3 4 5 0.8 इंटू 4 लाख 5 बार इक्वल। तो अब एक्सपर्ट हो चुके हो टर्मिनल वैल्यू में। 2 दिन बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, जब जब क्वेश्चन आएंगे प्रॉब्लम आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मालूम है कौन सी मेथड में आएगी, एसएलएम मेथड। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग और इसके बाद क्लास ओवर। कल से बुक लगेगी। एग्जाम मशीन 4 लाख लाइफ असल एलवेस 5000 एवरेज। ये भी टैक्स रेट एक। आपको क्या लग रहा है कि टर्मिनल वैल्यू पूछूंगा ही नहीं। एफ बी अब बड़ा क्वेश्चन होगा ना भाई, टर्मिनल वैल्यू कौन पूछता है, अच्छा भी नहीं लगता वही निकाल। बेटी 1 2 3 5। पहले साल दुकान खोला था, मुझे ऐसा लग रहा है पहले साल चलेगी वलेगी नहीं बहुत ज्यादा, जैसे तैसे। पहले साल का CFBT -20। और फिर सर कमाई स्टार्ट होगी दूसरे साल और अच्छी खासी 80,000। लाख 25। और साथ में ये CFBT है। अब बताओ, अब मैं आपसे बोलूंगा कि हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम कौन सी मेथड लगाएं, एनपीवी काउंटिंग रेट भी दे। हमारा फेवरेट वाला करते हैं इस बार 10% है ना। कैलकुलेट लिख देता हूँ।
कैलकुलेट। पर मेरा दिल कर रहा मैं पे बैक पीरियड करवाऊँ आपसे। सर आपका दिल तो आरआर के लिए भी, फिर तो एनपीवी के लिए भी कर सकते, फिर तो पीआई के लिए भी कर सकते। और अभी मेरा मन डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड है, जो मैंने पढ़ाया नहीं पर हो सकता। तो सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हाँ जी, क्वेश्चन ऐसे, दो वर्किंग नोट मुझे चाहिए, एक सीएफएटी और दूसरा टर्मिनल। भगवान का नाम लेते और सीएफएटी बना पहले तो ठीक, मेरी मदद लगेगी ना? सर लगेगी अभी। 1 1 और 5। कैश टैक्स मुझे बता दे देना सर। एक मिनट, ठीक है, माइनस करते थे एप्रिसिएशन, 4 लाख का 20%। सैलरीज माइनस होगा कि नहीं? परसेंट हिलती है ना। 4 लाख का 20%, 80,000, 80,000 20%, 4,000। 40 2 8 यहाँ जो आएगा इसका नाम क्या रहेगा? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो कितना? लाख नेगेटिव 1000। कैसे? 8 0 2 8 4 0 4 0 2 1 7 2 3 2। ठीक है जी, अभी क्या आएगा? टैक्स, टैक्स का रेट कितना है? ये टैक्स सेविंग्स होगा है ना? सर ब्रैकेट लगा देता हूँ, 4,800 20,000 40 85 212 6516। राउंड ऑफ करो। क्या जाएगा इधर? पेट
2 1 9 8 8 1 5 2 अब वापस क्या जोड़ देंगे? एप्रिसिएशन सीएफएटी आ जाएगा। अच्छा यार सुनो, सीएफएटी तो सीधा भी निकाल सकते। ये वाला एप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, आ जाएगा यहाँ 80,000। एट और अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप भूल गए थे कि सर मैं भूला नहीं था, मुझे पता था, पर कुछ राज का ये कहना है कि सर जब हमारा टैक्स निकला सीएफईटी सीधा एआरआर, सीएफईटी आप सीधा भी तो निकाल सकते थे ना, सीएफबीटी माइनस टैक्स, पर आपने पैट निकाला उसके बाद, क्योंकि पैट की मुझे जरूरत पड़ने वाली थी। कहाँ? एआरआर। तो सभी बच्चों को पहले से पता था कि एआरआर में जरूरत पड़ने वाली, इसलिए कोई कुछ पूछा ही नहीं। ऐसा नहीं है किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। चल। चलने दो भाई, जैसा चल रहा है। हाँ कोई तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया भाई, तब मैंने भी कहा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो इधर कितना आया? 10 10 प्लस की माइनस? प्लस। मैं सुनो सुनो ना यार, मुझे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत सही है ना। 75200, उसके बाद 1113602397 एंड लास्ट 184। कोई बात नहीं, और एक वर्किंग नोट बनेगा। एक बार वर्किंग नोट तो बना लेते हैं, फिर बाकी काम करेंगे, कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2, ये आप काम कर रहे हो टर्मिनल। आपको डिटेल चाहिए तो टर्मिनल ले लो। कैपिटल
चल जाएगा 9182 9182। ठीक है, तो ये एग्जांपल अभी हम यहीं रोकेंगे कि जल्दबाजी में काम, ऐसे भी 2:15 बज गए, 2:20 हो, जल्दबाजी में काम नहीं करें। ये एग्जांपल रहेगा, कोई होमवर्क तो है नहीं है। और हम लोग कल आते ही याद रखना कि टर्मिनल वैल्यू है तो कुछ ना कुछ बड़ा गेम है इसमें, पे बैक पीरियड करेंगे, टर्मिनल वैल्यू है मतलब कुछ आएगा यहाँ, है ARR करेंगे, NPV करेंगे, PI करेंगे, डिस्काउंट। तो टोटल मिलाकर हमारी इस, ये मैंने समझाया नहीं पर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ, टोटल मिलाकर हमारी कितनी मेथड हो जाएगी? 5। 5 मेथड के 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आएंगे IRR, खत्म, कैपिटल।